बच्चों, आज हम फिर वही कविता विभाग के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित कविता बादल राग के विषय में चर्चा करेंगे। तुमको पहले से ही बताया गया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक अत्यंत संघर्षमय कवि थे। यानी उनका जीवन, साहित्यिक जीवन अत्यंत संघर्षमय था। उनको कष्ट भी मिला और लड़ने की प्रेरणा भी मिली थी। उनको इसीलिए पौरुष के कवि कहते हैं। महाप्राण कवि, महाप्राण निराला भी कहा जाता है। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, पहले से ही तुमको बताया था। तो दूसरे कवि विश्वंभर मानव, उन्होंने लिखा है कि छायावादी कवियों में निराला जीवन के सबसे अधिक निकट थे। उनसे उनका घनिष्ठ परिचय था। जीवन अपनी पूर्ण विविधता के साथ ही नहीं, पूरी गहराई के साथ उनके काव्य में चित्रित हुआ है। वो ओज और करुणा, विनय और विद्रोह, रोमांस और भक्ति, क्लासिक गंभीरता और हास्य व्यंग सभी को उन्होंने अपनी कविता में दर्शाया है ना। तो प्रस्तुत कविता जो है बादल राग, ये एक इसको हम कहेंगे प्रतीकात्मक कविता है। इसमें जीवन दर्शन की जो जानकारियाँ मिलती हैं, भावनाएं पैदा होती हैं, है ना। तो मैं पढ़ रहा हूँ कविता। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, है ना। इसका अर्थ क्या है? ये जो प्रतीकात्मक कविता कहा गया है, मैं पहले से ही बता देता हूँ। समाज में हर समय दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, जो कि दलित, अत्याचारित यानी निम्न वर्ग, जो असहाय और बुभुक्षु, और जैसे किसान वर्ग, ये सब एक वर्ग के व्यक्ति रहते हैं। दूसरे वर्ग जो हैं अमीर वर्ग, है ना। तो ये लोग शोषणकारी हैं, शोषणकर्ता इनको कहा जाता है। एक मैंने दैनिक जो इसको कहते हैं कि मूल्य, दैनिक काम देते हैं लोगों को और उनसे अधिक ही काम लेते हैं। उनके द्वारा धन कमाते हैं और धन गर्भ में इतने उत्फुल्ल हो जाते हैं कि वो धन संग्रह करते रहते हैं जीवन तमाम, और लोगों को दीन दुखी और जो निम्न वर्ग के लोग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, इनके ऊपर अत्याचार करते रहते हैं और इनसे अपना धन संग्रह करते रहते हैं, है ना। तो वो लोग चाहते हैं समाज में कैसे परिवर्तन आ जाए। तो आंदोलन के माध्यम से परिवर्तन आ जाएगा, उनके जीवन में थोड़ा खुशहाली मच जाएगी, यही आशा करते हैं कि आंदोलन आ जाए और हमारे जीवन में थोड़ा परिवर्तन आ जाए, क्रांति आ जाए। थोड़ा ये जो अमीर वर्ग, हाँ, इनको भयभीत किया जाएगा ताकि हमें लाभ मिल जाएगा, है ना। या कभी कभी आंदोलन के द्वारा ये अमीर वर्गों के धन को छीन लिया जाता है और हीन दुखी
और शोषित वर्गों के बीच बांट दिया जाता है। तो ये सब हो सकता है क्रांति के माध्यम से, है ना। तो तुम लोग जानते हो कि ग्रीष्म प्रवाह में धरती सूख जाती है, तड़पने लगती है, पानी बहुत सूख जाता है ना। हर जगह पानी नहीं मिलता है ना। तो सूखी हुई धरती यानी असहाय अनुभव करती है ना। जब बारिश होने का समय आ जाता है, आसमान में बादल छाए जाते हैं, तो बादल छा जाने से अब बारिश होने लगती है और ये जो ग्रीष्म प्रभाव कम होने लगता है और चारों ओर हरियाली बन जाती है। छोटे छोटे पौधे खुश होते हैं और जब क्रांति आता है, बादल यानी बरसने लगता है, बादल घुमड़ने लगता है और अग्निपात होता है, तो बड़े बड़े पेड़ पौधे टूट पड़ते हैं। ऐसा है कि जो अचल महामेरु मतलब पहाड़ पर्वत का शिखर भी कभी कभी टूट जाता है। पहाड़ गिरने लगता है प्रबल तूफान आने से या बादल बरसने से, अग्नि के प्रहार से ये सब परिवर्तन होने लगता है। तो कभी कहते हैं ये पहाड़ पर्वत, ये इनको मान लिया है कि ये समाज के शोषक वर्ग, अमीर वर्ग। तो क्रांति, बादल को क्रांति का प्रतीक माना है कि बादल आ जाने से जिस प्रकार सृष्टि में या धरती में परिवर्तन होने लगता है, उसी प्रकार क्रांति आ जाने से समाज में ये धनिक वर्गों में थोड़ा धनिक वर्ग थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं, उनको थोड़ा हानि पहुंचती है और इसका फ़ायदा साधारण लोगों को मिल जाता है ना। तो इस प्रकार ये एक प्रतीकात्मक कविता है, मैं बता रहा हूँ। तैरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से। समीर सागर का अर्थ क्या है कि पवन रूपी समुद्र, और दग्ध हृदय मतलब दुखी हृदय, विप्लव मतलब विप्लव क्या है, क्रांति, और प्लावित यानी फैली हुई, है ना। माया मतलब जादू, है ना। और रणतरी यानी रणतरी लड़ाकू नौका यानी युद्ध नौका, रणतरी मतलब युद्ध नौका। घन मतलब बादल, और तुम्हारे वहाँ धन हो गया है, ये घन होना चाहिए, है ना। तो गर्जन, अच्छा। सुप्त अंकुर मतलब, सुप्त अंकुर क्या है, सुप्त अंकुर मतलब मुरझाए हुए अंकुर, है ना। जैसे घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर शीर, है ना। ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल फिर, है ना, फिर। अच्छा, इसका अर्थ है ये जो काव्य पंक्ति, ये कवि महाप्राण निराला के जो जिसको कहते हैं गीत संग्रह, उनका एक किताब है गीत संग्रह, उसमें परिमल में संकलित इनकी प्रसिद्ध कविता बादल राग से आया है। कवि ने इस कविता में बादल को क्रांति का प्रतीक माना है और यह घोषित किया है कि दुखी और शोषित जन क्रांति की प्रतीक्षा में, है ना, जो जन दुखी हैं और शोषित हैं, अत्याचारित हैं, वही लोग क्रांति की प्रतीक्षा में बार बार बादल की ओर देख रहे हैं। बादल जिस प्रकार आता है, धरती में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार एक क्रांति आ जाए, बादल रूपी क्रांति आ जाए, तो इनके जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। कहते हैं बादल को देख करके
शोषित वर्ग कहते हैं, हे बादल, यह तेरी रण नौका पवन रूपी समुद्र पर उसी प्रकार तैरती दिखाई देती है जिस प्रकार क्षणिक सुख पर दुख की छाया मंडराती है ना। इसका कहता है तैरती है समीर सागर पर। तैरती है मतलब तैरने लगता है समीर सागर, समीर यानी पवन रूपी समुद्र के ऊपर तुम्हारी रणतरी यानी युद्ध नौका तैरती है। किस प्रकार? जिस प्रकार अस्थिर सुख पर दुख की छाया। मनुष्य के जीवन में सुख कम है, दुख ज़्यादा है। ये थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य अधिक दुख को भी सह लेता है। इसलिए कह रहा है अस्थिर सुख आया है, लेकिन उसके ऊपर दुख की छाया मंडराने लगती है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, है ना। जग पृथ्वी शुष्क हो गई है ना, ये निर्दय ग्रीष्म ताप से, है ना। तो इसीलिए मेघ के बादल विप्लव रूपी बादल आने लगता है। तो विप्लव करने से, क्रांति करने से, आंदोलन करने से क्या करेगा कि धरती में परिवर्तन आ जाएगा, बारिश बरसने लगेंगे तो हरियाली हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए कहते हैं, हे बादल, जब तेरी गरज सुनाई देती है तब दुखी जनता को उसमें विप्लव की भेरी गुंजती प्रतीत होती है और उसे सुनते ही उनके हृदय की सोई बुझी आशाओं के अंकुर पुनः उगने प्रतीत होने लगते हैं। उनके मन में उनकी जो आशाएं हैं कि क्रांति आएगी, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, वही क्रांति का अंकुर पुनर्जीवित होने लगता है। उन्हें लगता है कि उन्हें एक नया जीवन मिलेगा, अतः वे सिर उठाकर तुम्हारी ओर बार बार देख रहे हैं, यानी मेघ की ओर, बादल की ओर, है ना। यानी ये हो गया। इसके बाद बार बार गर्जन वर्षण है मुसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अश्निपात से साहित्य उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, है ना। इसका अर्थ क्या है? अश्निपात, अश्नि मतलब वज्र, वज्रपात, वज्र गिरता है। साहित्य मतलब सोए हुए, गिराए हुए, यानी अश्निपात साहित्य माने गिराए हुए, वज्र गिराए हुए। उन्नत यानी उनसे। हत मतलब हत ऐसे कहा गया है, हत अचल शरीर। हत मतलब टूटा फूटा, घायल। अचल शरीर यानी निश्चल, पर्वतों के आकार, पहाड़ पर्वत। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर मतलब आकाश को छूने की होड़ करने वाले, यानी पर्वत उन पूंजीपतियों के प्रतीक है। पर्वत को पूंजीपति यानी अमीर वर्ग का प्रतीक माना है। अपने धन के ढेरों का आकाश जितना ऊंचा भवन बनाने की प्रतिस्पर्धा में धैर्यपूर्वक लगे हुए हैं। ये जो यानी पूंजीपति लोग, अमीर वर्ग, ये चाहते हैं अपने धन को इतना बढ़ाते जाएंगे कि ये पर्वत की तरह आकाश को छूने लगेगा उनका धन। यही आशा रख करके वो क्या करते हैं, धन को बढ़ाते जाते हैं, कहते हैं। इसलिए कहा गया है, हे बादल, तुम्हारा बार बार गरजना और मूसलधार बरसना लोगों का दिल दहला रहा है, लोगों के हृदय में। तुमने जो बिजली गिराई है, अश्निपात बिजली गिराई है, उससे भी सैकड़ों वीर भूमि पर चित पड़ गए हैं, यानी बड़े बड़े पेड़ पौधे टूट पड़े हैं। दृढ़ पर्वतों के शरीर घायल हो गए हैं। तो पर्वत हैं, पर्वत के ऊपर वज्रपात होने से थोड़ा घायल हो जाते हैं, अर्थात पर्वत खंड टूट कर बिखर रहे हैं। वे पर्वत इतने ऊंचे थे कि आकाश को छूने में एक
दूसरे से मुकाबला करते थे, यानी प्रतियोगिता करते थे, यानी आकाश को छूने के लिए ये पर्वत। कवि कहना चाहता है जब क्रांति का शंखनाद गूंजती है, जब क्रांति मचने लगती है, यानी गर्जन करती है और उसका रूप प्रकट होता है, यानी वर्षण होता है, तो उच्च कोटि के स्थिर पूंजीपतियों की हृदय गति रुकती है, यानी पूंजीपति लोग भयभीत हो जाते हैं, अरे क्रांति आ जाएगी, आंदोलन आ जाएगा, हमारे धन छीन लेंगे, हाँ, ये भयभीत हो जाते हैं। वे ऐसा अनुभव करते हैं कि इस क्रांति ने उन्हें क्षत विक्षत कर दिया है। बार बार सुन सुन तथा सत सत, ये जो बार बार ये जो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसमें इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। इस प्रकार लिखा गया है। देखो नेक्स्ट पंक्ति, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव और आवश्यक छोटे ही शोभा पाते। निराला जी कहते हैं जब बादल गरजता है या बरसता है तो बड़े बड़े पर्वत क्षत विक्षत हो जाते हैं। पर्वत पर वज्र पड़ने से क्षत विक्षत आघात में घायल हो जाते हैं, पर छोटे पौधे उससे प्रसन्न होते हैं। छोटे पौधे दूब घास और छोटे पौधे जो से उनको उनमें कोई ये परिवर्तन नहीं होता है, यानी मैंने उनको क्षति नहीं पहुंचती, उनको हानि नहीं पहुंचती है ना, वो हंसते रहते हैं, है ना। बादलों के गर्जन वर्षण से छोटे छोटे पौधे अपने हल्केपन में झूमते हैं, इठलाते और इतराते हैं, मानो हाथ हिलाकर तुम्हारा स्वागत करते हैं कि हे बादल तुम आ जाओ, बरस जाओ, पुनः आने का निमंत्रण देते हैं। सच तो यह है कि क्रांति से सदा छोटों को ही लाभ मिलता है। क्रांति में, आंदोलन में छोटे साधारण जनता को लाभ मिलता है। निराला जी कहना चाहते हैं जहाँ क्रांति से अचल और अड़िग पूंजीपति हिल उठते हैं, क्रांति आने से, आंदोलन आने से जो पूंजीपति लोग ये भयभीत हो जाते हैं, अमीर वर्ग भयभीत हो जाते हैं कि क्रांति से उनका कोई आकर उनका धन छीन लेगा, हाँ, तो यही भय उनको अपनी विनाश लीला दिखाई देती है। वहाँ छोटे पौधे अर्थात गरीब, छोटे पौधे का प्रतीक क्या है न, गरीब, मजदूर, किसान इससे प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनको लाभ मिलेगा। कारण क्रांति में सर्वाधिक लाभ उन्हीं को ही पहुँचता है, इसीलिए वे क्रांति का स्वागत करते हैं कि बार बार आह्वान करते हैं कि हे बादल तुम आ जाओ, बरस जाओ, हाँ। तो इस प्रकार बताया गया है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, रोग शोक में ही हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो ये आतंक भवन मतलब डराने धमकाने, यानी शोषण के अड्डे, शोषण का अड्डा जो आतंक भवन, यानी पूंजीपतियों का भवन व पूंजीपतियों का अड्डा, हाँ, शोषण के अड्डे वो पूंजीपति के भवन कहते हैं। जल विप्लव प्लावन मतलब प्रलय हो जाएगा, क्षुद्र छोटे, प्रफुल्ल माने खिले हुए, जलज मतलब कमल, है ना। तो इसमें कवि ने पूंजीपतियों के शोषण को नंगा कर इनको विप्लव से भयभीत दिखाते हुए शोषित वर्ग की प्रसन्नता का चित्रण किया है कि किस प्रकार ये शोषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग भयभीत हो जाते हैं और ये जो शोषित वर्ग यानी दीन दरिद्र किसान वर्ग ये थोड़ा खुश होते हैं। धनिकों के ये निवास, धनिकों का निवास, पूंजीपतियों का निवास आतंक भवन जो कहते हैं,
स्थान अर्थात ऊंचे महल वास्तव में गरीबों को आतंकित करने के अड्डे हैं। प्रलय सदा कीचड़ पर ही आती है और छोटा सा कमल फूल पानी से खिलता रहता है। वह कमल तो वर्षा अथवा सर्दी में वैसे ही प्रसन्न रहता है जैसे कोई बच्चा दुख दर्द में भी हंसता रहता है। तो ये जब कड़ी धूप है या बादल बरसने लगता है, इस उसमें कमल फूल वैसे ही प्रसन्न रहता है। तो उसका प्रतीक माना है कि ये यानी मजदूरों के, किसानों का जो बच्चा है वो भी दुख दर्द में भी हंसता रहता है। यानी भाव यह है कि बादल की क्रांति शोषण करने वाले अमीरों के ऊंचे महलों को धराशायी करेगी। बादल क्रांति आ गई है, इसीलिए शोषण करने वाले जो अमीर वर्ग उनके महलों को धराशायी कर देगी। इस क्रांति के आगमन पर छोटे कमल अर्थात निर्धन वर्ग में खुशियाँ आएगी। निर्धन वर्ग जो छोटे पौधे जो कहा गया है, तो यहाँ ये निर्धन वर्ग यानी मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, ये खुशियाँ आएंगी। इसी कारण निर्धनों की आंखों में बादल के प्रति औसन के आंसू हैं, है ना। यानी धनिकों की शोषण नीति, विलास लीला और डरपोक स्वभाव का चित्रण किया गया है। यहाँ डरपोक कि कैसे डरपोक हैं, यानी क्रांति से डरते हैं, इसका दर्शाया गया है। रुद्ध कोश है क्षुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख कांप रहे हैं। रुद्ध मतलब अपार धन से भरा हुआ कोश यानी खजाना। क्षुद्ध तोष यानी उखड़ा हुआ यानी संतोष अर्थात अशांत मन। अंगना अंग यानी नारी का शरीर। आतंक अंक यानी भय के चिन्ह। तो ये आतंक फैल जाता है जब क्रांति, समाज में क्रांति मच जाती है, तो धनिक वर्ग, धनपतियों ने अपार धन संचय कर अपने खजाने भर लिए हैं, तो भयभीत हो जाते हैं ये हमारा धन कहीं कोई छीन लेगा, और व्यय की गति को रोक दिए हैं। अत्यधिक संचय से भी वे संतुष्ट नहीं हैं, फिर और संचय करने के लिए वो बेचैन रहते हैं। ऐसे पूंजीपति क्रांति के दूत बादल की ओर गर्जना से आतंकित हो गए। वे अपने महलों भवनों में विलास में दबे हुए बादल की गर्जना सुनते हैं तो कांप उठते हैं, आतंकित और भयभीत हो जाते हैं पूंजीपति लोग, और अपनी नारियों से लिपटे हुए भी भय से कांप रहे हैं। नारियों के अंचल में छिप जाते हैं, फिर भी कांप रहे हैं। डर के मारे वे अपने मुख और नेत्रों को हाथों से ढांप देते हैं। डर के मारे अपने मुंह और नेत्रों को हाथों से ढांप देते हैं। वे वीर बादल, उन पर क्रांति का आतंक छा गया है। यानी क्रांति का आतंक छा गया है वो धनिक वर्गों के ऊपर। तो क्रांति के आगमन पर अमीरों में आतंक के छाने और शोषक अमीरों के लालच की पराकाष्ठा का चित्रण किया गया है ना। तो अंतिम पंक्ति जो है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ये विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही आधार, ये जीवन के पारावार। यानी जीर्ण बाहु मतलब थकी हुई बाहें, और शीर्ण शरीर मतलब टूटा फूटा घायल हो गया है शरीर। पारावार के लिए समुद्र, है ना। तो भारत के निर्धन, शोषित, हाड़ मात्र अवशिष्ट किसान को क्रांति का बुलावा देने वाले के रूप में चित्रित किया गया है ना, कि
उधर दूसरी ओर से क्रांति के अग्रदूत बादल है। शोषित किसान बेचैन से तेरा आह्वान कर रहा है, तुझे बुला रहा है, उसे कोई भय नहीं है। हे मानव जीवन के उमड़ते सागर, इस बेचारे किसान का पूंजीपतियों जमींदारों ने पूर्ण शोषण कर लिया है। इनकी दुबली पतली भुजाएं, दुबला शरीर है। सच तो यह है कि वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। तुम अपने जल वर्षण से उसे जीवन दे सकते हो। जल वर्षण करके हे बादल तुम उनको जीवन दे सकते हो। इसी से वह बड़ी उत्सुकता और गंभीरता से या अधीरता से तुम्हें बुला रहे हैं, क्रांति का आह्वान कर रहा है ना। तो बादल के माध्यम से क्रांति का आह्वान किया गया है। यहाँ वर्ग विषमता का इस पद्य में अच्छा चित्रण हुआ है। वर्ग विषमता, अमीर गरीब का जो वर्ग, इसका चित्रण हुआ है इस कविता में। तो इस प्रकार इस कविता का अंत हुआ। एक प्रतीकात्मक कविता है। हाँ, जीवन दर्शन इसमें भरा हुआ है। तो किस प्रकार शोषक और शोषित वर्ग में किस प्रकार मतभेद रहता है या अलग अलग आशाएं रहती है, तो इसका वर्णन किया गया है ना। धन्यवाद। तो बच्चे, तुमको पहले बताया था कि रोज़ तुम लोगों को 2-2 पेज किताब देख करके लिखना है और जब क्लास लगेगा मुझे दिखाना है। हाँ, इससे तुम्हारा कितना परिवर्तन हुआ है ये भी तुमको मालूम हो जाएगा और मैं भी अनुभव करूँगा कि हाँ बच्चे मेरी बात मानकर ये सब कर रहे हैं। देखो, जो लिखेगा उनको सचमुच बहुत लाभ मिलेगा। जो नहीं लिखेगा वो अपने पैर कुल्हाड़ी मारेगा या अपना असफल का स्वप्न उनको देखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए तुमको मेरा रिक्वेस्ट है 2-2 पेज लिख करके लिखो, है ना। और दूसरी क्लास को मैं पूछूंगा और बीच बीच में जूम क्लास लूँगा, है ना। धन्यवाद।